नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हल्द्वानी से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि हल्द्वानी से बड़ी खबर इस वक्त की सीएम धामी का हल्द्वानी दौरा है आज, और हल्द्वानी को आज करोड़ों की योजनाओं की सौगात जो है वो सीएम धामी देने जा रहे हैं। तो सीएम धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर है और इस दौरान करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है हल्द्वानी वासियों को। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण होगा, लोकार्पण करेंगे सीएम धामी, और साथ साथ लीगेसी वेस्ट प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त की, हल्द्वानी को करोड़ों की योजनाओं देने की तैयारी में सीएम धामी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे सीएम धामी। तो हल्द्वानी दौरा है आज सीएम धामी का, लीगेसी वेस्ट प्लांट का भी वो लोकार्पण करेंगे। तो सीएम धामी का हल्द्वानी दौरा है आज, और इस दौरान करोड़ों की सौगात जो है वो हल्द्वानी वासियों को मिलने जा रही है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे सीएम धामी। तो आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, पुष्कर सिंह धामी। तो हल्द्वानी को आज वो करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर, अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो हल्द्वानी को आज करोड़ों की योजनाओं की सौगात जो है वो मिलने जा रही है सीएम धामी के हाथों। और अब बात देहरादून से बड़ी खबर की। बता दें आपको कि चारधाम यात्रा का किराया जो है वो बढ़ सकता है। ये अहम खबर आ रही है कि अगर अब आप चारधाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो बढ़े हुए किराए के साथ आपको ये यात्रा करनी होगी, क्योंकि चारधाम यात्रा का किराया जो है वो बढ़ सकता है। 10% तक किराया बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। यानी जो अब किराया लगता था उसमें 10% और अब एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा। 14 फरवरी को बैठक होगी और उस बैठक में तय होगा। साथ ही साथ यात्रा व्यवस्था समिति ने किराया बढ़ाने की सिफारिश जो है वो कर दी है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, चारधाम यात्रा का किराया जो है वो बढ़ सकता है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 10% तक किराया बढ़ने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। 14 फरवरी को एक अहम बैठक होनी है। 14 फरवरी को इसी बैठक में तय होगा कि कितना किराया बढ़ेगा। यात्रा समिति ने हालांकि किराया बढ़ाने की सिफारिश जो है वो कर दी है, लिहाजा चारधाम यात्रा का किराया जो है वो बढ़ सकता है। इंतजार है 14 फरवरी का। जब 14 फरवरी को अहम बैठक होगी तो 10% तक किराया बढ़ने की उम्मीद की जा रही है कि जब 14 फरवरी को बैठक होगी तो उस बैठक में तय हो जाएगा कि 10% तक किराया जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो यात्रा समिति ने हालांकि किराए बढ़ाने की जो सिफारिश है उसको आगे भेज दिया है और उसी पर विचार विमर्श करके 14 फरवरी को जब बैठक होगी तो उसमें फैसला लिया जाएगा कि चारधाम यात्रा का किराया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जब 14 फरवरी को बैठक होगी तो 10% तक किराया बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चारधाम यात्रा का किराया बढ़ सकता है। 14 फरवरी को बैठक में तय हो जाएगा कि अब किराया कितना रहने वाला है। यात्रा व्यवस्था समिति ने किराया बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। और देहरादून स्मार्ट सिटी से बड़ी खबर। देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों का आज शहरी विकास मंत्री जो है वो निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12 बजे दर्शनी गेट से शुरू होगा ये निरीक्षण। तो अहम खबर, बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी में जो काम हुए हैं उनका आज शहरी विकास मंत्री निरीक्षण करेंगे कि आखिर कितना काम हुआ है, कितनी तेजी से हुआ है। दोपहर 12 बजे दर्शनी गेट से ये निरीक्षण जो है वो शुरू होगा। तो निरीक्षण में डीएम देहरादून समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे उनके साथ में। तो स्मार्ट सिटी के तहत कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य वो चल रहा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी कार्यों का शहरी विकास मंत्री आज निरीक्षण करने जा रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी में जो काम किया गया है स्मार्ट सिटी के तहत शहरी विकास मंत्री जो है वो निरीक्षण करेंगे। कितना काम हुआ है, कैसे हुआ है, या कितना काम अभी बकाया है, या जो हुआ है उसकी गुणवत्ता वो जांचेंगे। तो निरीक्षण में डीएम देहरादून समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे साथ में। तो स्मार्ट सिटी के तहत कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य जो है वो अभी चल रहा है। उन्हीं परियोजनाओं के कामकाज की समीक्षा करने के लिए, देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे शहरी विकास मंत्री, जो निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे से निरीक्षण जो है वो शुरू होगा। टीम में और भी सदस्य मौजूद हैं। डीएम देहरादून शामिल रहेंगे, उनके साथ साथ कई और अधिकारी ऐसे हैं जो निरीक्षण के वक्त, स्मार्ट सिटी के कार्यों के निरीक्षण के वक्त साथ में रहने वाले हैं शहरी विकास मंत्री के। शहरी विकास मंत्री आज निरीक्षण करते नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे से ये निरीक्षण शुरू होगा। कि आप सब जानते हैं कि सत्र गैरसैंण में ही होगा। शहरी विकास मंत्री जी ने ये बात सदन में कही थी कि अगला सत्र हम गैरसैंण में करेंगे, तो निश्चित तौर पर गैरसैंण में ही सत्र होगा। और पूरी तैयारी है हमारे सचिवालय की। हमेशा हम तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। जैसे ही तारीखें आएंगी हम अपने काम पर चल पड़ेंगे।
और इधर धामी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट जो है वो गैरसैंण में होगा, जैसे कि आपने सुना, और गैरसैंण विधानसभा में होगा। इसकी पुष्टि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी कर दी है। अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि सप्लीमेंट्री बजट के दौरान कार्य संसदीय मंत्री ने सदन में ये बात स्वीकार की थी कि अगला बजट गैरसैंण में होगा, जिसकी तैयारियां विधानसभा स्तर पर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार होली के बाद बजट पेश कर सकती है। इधर केंद्र सरकार के 2023 और 24 बजट को लेकर प्रदेश में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये बजट अमृत काल का बजट है, जिसमें 7 लाख रुपए की वार्षिक कमाई वालों को कर में छूट देकर मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। इस बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, जिससे आने वाले दिनों में उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। तो बजट में सभी वर्गों का ध्यान जो है वो रखा गया है। टैक्स में 7 लाख तक छूट से मध्यम वर्गों को राहत जो है वो दी गई है। बजट में प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता जो है वो दिखी है, और ये तमाम बातें केंद्रीय बजट पर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने कही। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बजट आया है उसमें सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। टैक्स में 7 लाख तक छूट से मध्यम वर्गों को राहत दी गई है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के द्वारा बजट पर चर्चा 2023 का एक प्रोग्राम डाक बंगला रुड़की में हमारे प्रदेश इंतजार हुसैन के माध्यम से किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा जो है उनकी नीति रीति से खुश होकर के अत्यधिक मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ने का कार्य कर रहा है। ये अमृत काल का बजट है। अमृत काल का बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है, उन्होंने सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के साथ इस बजट को लागू किया है। उत्तराखंड के लिए भी 52,619 करोड़ रुपए उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उत्तराखंड के रेलवे के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की सड़कों के लिए और उत्तराखंड को आगे ले जाने का, उन्नति प्रगति के लिए ले जाने का भी काम किया है। मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर इस देश को परम वैभव पर ले जाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुरूप भारत की वित्त मंत्री जी द्वारा ये बजट पेश किया गया है। चलिए बढ़ते आगे। सोशल मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने माथा टेक कर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिख रहे हैं। हरीश रावत के इस कदम को लेकर सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में इसी साल निकाय चुनाव होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव की आहट भी सुनाई पड़ने लगी है। तो हरीश रावत का ये वीडियो जो जमकर इस वक्त वायरल हो रहा है, हालांकि इस वीडियो में वो जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनावी साल है, लिहाजा उस लिहाज से इस वीडियो के कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने माथा टेककर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, पाठ करते हुए दिख रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये आम बात है, लेकिन हरीश रावत के इस कदम को लेकर सियासी मायने जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में इसी साल निकाय चुनाव होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव की आहट भी सुनाई पड़ने लगी है। और अगली खबर रुड़की से है, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जन सरोकार मिशन के कार्यालय का उद्घाटन किया, और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं को चिन्हित कर उनके समाधान का प्रयास करना है। आपको बता दें कि इस मिशन के तहत युवाओं को रोजगार के प्रति जागरूक किया जाएगा और किसानों को भी आधुनिक कृषि के प्रति जागरूक करेंगे। इस मौके पर उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जन सरोकार मिशन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा।
सरोकार मिशन का उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे किसान हैं, युवा हैं, उनको मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन योजनाओं को का कैसे आम आदमी उसका लाभ ले सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में उन लोगों को अवेयर भी करेंगे, जागरूक भी करेंगे और उसके तौर तरीके भी बताएंगे। तो बहुत अच्छा है, अच्छा मिशन है। और अगली खबर देहरादून से, जहां आम आदमी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर आम आदमी पार्टी एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें राज्य के प्रति बीजेपी की गलत नीति और अपराध को जैसे मुख्य बिंदुओं को उठाया जाएगा और लोगों के बीच जाकर उन्हें बीजेपी हटाने और राज्य बचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरेगी। पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है, कमर कस रही है, लिहाजा आपके प्रदेश संयोजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी जो है वो जागरूकता अभियान चलाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर के जो एक नारा आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड की जमीन पर दिया जा रहा है वो ये कि बीजेपी हटाओ, राज्य बचाओ। तो लिहाजा प्रदेश में आम आदमी पार्टी जो है वो जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसके तहत बीजेपी की जो खामियां हैं, बीजेपी की जो कमियां हैं, वो जनता तक पहुंचाएगी, लोगों तक पहुंचाएगी। हाईकमान के स्तर पर है और जैसे कि संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्दी पार्टी अपने नए कप्तान की घोषणा करने के साथ निकाय चुनाव में मजबूती से पार्टी भागीदारी कर सके, उसके लिए पूरी तैयारी करेगी। वैसे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहन जी के निर्देश पर मुझे फरवरी महीने में जो हमारी जिला संगठन की 22 इकाइयाँ हैं प्रदेश में, उन सब की बैठकों का निर्देश मिला है और मैंने इसकी शुरुआत 2 फरवरी से काशीपुर में शुरू की, रुद्रपुर में बैठक हो गई, कोटद्वार में हो गई और 28 फरवरी तक सभी यूनिट में हम बैठक करके एक तरफ राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण अभियान की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम निकाय चुनाव की तैयारी के लिए भी कमर कस रहे हैं। और इधर डॉक्टर मनीष दत्त हरिद्वार के नए सीएमओ बनाए गए हैं। 31 दिसंबर को डॉक्टर कुमार खगेंद्र के सेवानिवृत्त होने के बाद ये कुर्सी खाली थी। हालांकि तब से आरती सिंह प्रभारी सीएमओ के रूप में प्रभार देख रही थी, लेकिन आपको बता दें कि मनीष दत्त इससे पहले रुड़की सीएमएस का प्रभार भी देख चुके हैं। उन्होंने बताया कि सभी के सहयोग से जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा और कहा कि जहां जहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है वहां पर नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। मैंने भी सीएमओ का चार्ज लिया है 31 तारीख को। मेरी प्राथमिकता में ये रहेगा कि जितने भी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जहाँ जहाँ हम दे रहे हैं, चाहे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, STH है, मेला अस्पताल है या जितने भी है हमारी CSCPSCs और छोटे जितने भी अस्पताल हैं, सब में मरीजों को प्रॉपर सुविधाएँ मिले, जिससे कि हमें मैक्सिमम हमें अपनी मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाना है। मरीजों को आने में कोई परेशानी ना हो, उनको जो बीमारी का इलाज चाह रहे हैं वो हर जगह उपलब्ध हो। सब जगह वैसे काफ़ी हमारे पास दवाइयाँ सब जगह उपलब्ध हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जितना सुधार किया जा सकेगा उतना सुधार हम जरूर करेंगे। जोशीमठ भू दसाव आपदा को 1 महीने बीतने के बाद पर्यटकों का रुझान एक बार फिर से बढ़ने लगा है। पर्यटन के लिहाज से प्रमुख स्थानों में से एक औली में पर्यटकों की तादाद बढ़ने लगी है। जोशीमठ औली मार्ग बंद होने के बाद भी पर्यटक गाड़ियों से औली पहुंच रहे हैं और जमकर बर्फबारी और फन स्की का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि औली की ढलानों में अभी विंटर गेम्स कराने के लिए बर्फ की कमी है और वहीं 15 से 16 फरवरी को औली में बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। पहले इसी रोपवे से भी आए हम आगे और भैया के साथ ट्रैकिंग गए थे ऊपर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी लोग डर भी रहे हैं जोशीमठ में उसकी वजह से, तो रोड अलग से जाती है, आप लोग आओ, कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ में इंटर एक्टिविटीज़ करने के लिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, हमको भी बहुत मज़ा आएगा। सारा हमारा ये ग्रुप है एंड औली में बहुत अच्छा व्यू है एंड नेचर बहुत अच्छी है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है जो भी कि यहाँ ज़मीन खराब हो रही है एंड ऑल दैट।
ओके, और हम लोग राजस्थान जयपुर से आए और हमारे साथ पूरा ग्रुप है और हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। उत्तराखंड से ही हैं, लेकिन हमें घूमने के लिए हमने सोचा पहले मनाली जाते हैं, लेकिन हमने देखा जोशीमठ के आसपास भी काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। फिर हमें डर भी था कि जोशीमठ में ऐसे थोड़ा पत्थर खिसक रहे हैं, तो हम जाएं या नहीं जाएं, लेकिन हमने मन बनाया और हम आए और हमने देखा इतना अच्छा नेचर हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आप सब भी आइए, डरने की कोई बात नहीं है और सब कुछ सेफ़ है और हम इतने अच्छे तरीके से यहाँ एंजॉय करके जा रहे हैं। आप लोग भी आइए और एंजॉय कीजिए इस नज़ारे को। मैं जिला बिजनौर यूपी से आया हूँ, भाई के साथ आया हूँ और संजय भैया ने हमें यहाँ पर गाइड किया बहुत अच्छा। जैसे कि आर्टिफिशियल झील है, इसमें बताते हैं कि -2 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ़ आती है, वो करते हैं। और ये अभी इधर मंदिर है, ये घुमाया भैया ने। आइए गाइस, एंजॉय कीजिए, बहुत मजा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने को मिल रहा है। सब लोग आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से औली जो है वो पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। आपदा यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन आपदा के बाद भी पर्यटकों की तादाद जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। आपको बता दें कि ये बर्फबारी और फन स्की का जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैसे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब 15 फरवरी के बाद एक बार फिर से बर्फबारी का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। इसके बाद पर्यटक जो है वो और ज्यादा तादाद में यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर जाकर के लुत्फ उठाएंगे। तो फिलहाल ये औली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो औली पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। जिस तरीके से आपदा वहां पर आई, जोशीमठ में दरार आई, उसके बाद रास्ता ब्लॉक हो गया था। ये उम्मीद की जा रही थी कि पर्यटक जो है वो वहां पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ। जो लोग अपनी सवारी से जाना चाहते हैं वो यहां पर पहुंचे और जाकर के इस मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया। भारी संख्या में आने वाले कांवड़ यात्रियों के मद्देनजर दोनों प्रदेशों के अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय और रूट डायवर्जन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। दोनों प्रदेशों ने आपसी सहयोग कर सर्दियां कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर सुझाव और समीक्षा की। इस बैठक में कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो हरिद्वार में यह अहम बैठक हुई है, जिसमें रूट डायवर्जन का मुद्दा जो था वो काफी अहम रहा। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन किया गया था। धर्मनगरी हरिद्वार में आज एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला है, जहां विदाई के बाद एक दूल्हा LLB का पेपर देने सीधा कॉलेज पहुंच गया और उसकी दुल्हन बाहर गाड़ी में इंतजार करती रही। परीक्षा खत्म होते ही दूल्हा जब बाहर आया तो दुल्हन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिली, क्योंकि उसके दूल्हे ने अपने नए जीवन के साथ ही अपने भविष्य की चिंता करते हुए LLB का पेपर दिया। आपको बता दें कि हरिद्वार के रहने वाले तुलसी प्रसाद की हरियाणा के हिसार में शादी हुई, लेकिन LLB का पेपर होने की वजह से विदाई के बाद घर ना जाकर बल्कि दूल्हा पहले पेपर देने पहुंचा। तुलसी प्रसाद, मैं यहीं सर गाजीवाली श्यामपुर कांगड़ी। एक्चुअली क्या था, वहाँ से शादी का जो प्रोग्राम था वो 2 डेज़ का था। आज की डेट में मेरा एग्ज़ाम भी निकल गया था, तो वहाँ से आते हुए हमें लेट हो जाता। तो जो अब और जो रीति रिवाज हैं वो अब जाके करेंगे एग्ज़ाम देने के बाद, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे ही आना हो गया। मैं हरियाणा हिसार में शादी हुई है। मेरा 5th सेम का है, LLB 5th सेम। थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है सर, बट ठीक है, मुझे एग्ज़ाम भी ज़रूरी था मेरे लिए। मैंने 2 घंटे एग्ज़ाम दिया है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और मैं करीब आज जिस छात्र ने पेपर दिया शादी की वेशभूषा में, उसका LLB 5th सेमेस्टर का पेपर था, CPC का। अगर वो बच्चा ये पेपर छोड़ देता तो उसका 1 वर्ष पूरा ख़राब होता, क्योंकि ये अंतिम वर्ष में है। LLB 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर अंतिम वर्ष होता है। अगर ये पेपर छोड़ता तो 1 वर्ष पूरा इसे इंतज़ार करना पड़ता। इस वजह से इसने जो है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में गैरसैंण विकास परिषद की बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2021 के बाद पहली बार ये बैठक हुई है और गैरसैंण में हुए विकास कार्यों पर गहन चर्चा की गई। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यह भी बताया कि गैरसैंण में 128 काम जो है वो चल रहे थे, जिसमें से कि 119 काम पूरे हो चुके हैं और बचे हुए विकास कार्यों पर भी लगातार काम जारी है।
इसकी लास्ट मीटिंग शायद मुझे लगता है कोरोना से पहले, जब कोविड आया था उससे पहले, हाँ 2021 में इसकी बैठक हुई थी। और क्योंकि बैठक नहीं हुई है, अभी हमारे पास 50 लाख का करीबन बजट है, लेकिन प्रस्ताव क्योंकि ज़्यादा के हैं, हम बहुत जल्द, अभी तुरंत कुछ एक हफ्ते में प्रस्ताव जो हमारे पास आए हैं उनको मैं अनुमोदित करते हुए सरकार के पास भेजेंगे कि हमें कुछ और बजट इस वक्त अभी मुहैया कराया जाए। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता ईश्वर होता है। आखिरकार उसकी मदद के लिए किसी ना किसी को भेज देता है ईश्वर। और ये भी प्रचलित कहावत है कि जब तक मौत नहीं आनी होगी तो कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ, ये दोनों बातें चरितार्थ हुई हैं चमोली जिले के सुप्रसिद्ध लाटू देवता धाम वाड़ गांव में। दरअसल इस गांव की एक बुजुर्ग महिला धामती देवी ने मृग के नवजात शिशु की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है। महिला ने गांव के सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली को इसकी सूचना दी और दोनों ने मिलकर मृग के बच्चे का उपचार कराया। घायल था, मैंने इसके कान फूके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर देहरादून से, जहां पर IRDT परिसर में महिला छात्रावास के खाने में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया है। लगातार खाने को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद जिला अधिकारी सोनिका ने पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल सरकार ने ये छात्रावास उन महिलाओं के लिए बनाया था जो घर से दूर रहकर देहरादून में कामकाज कर रही हैं, लेकिन पिछले साल सरकार ने इसे PPD मोड पर आवंटित कर दिया था। मामले में जिला अधिकारी सोनिका ने बताया कि सारे प्रकरण की जाँच उच्च अधिकारी से कराई जाएगी और जो इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में आया है और मैं तत्काल जो हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं WCD के, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि इसकी जांच करें और अगर गलती पाई जाती है तो जो भी कार्रवाई है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।